Hello everyone, from Ankura Hospital for Women and Children पुणे मैं डॉक्टर अभिमन्यु सेनगुप्ता कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन। आज मैं ऐसे एक इन्फेक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हाल ही में सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बाकी पूरे दुनिया में खौफ मचा दिया है। मैं बात जिक्र कर रहा हूँ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की, जिसको हम एचएमपीवी के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। तकरीबन 20-25 दिन पहले जब ये फर्स्ट न्यूज़ में ब्रेक हुआ था, चाइना में इसके केसेस रिपोर्टेड होने की, तब से लेकर के आज तक इसके बारे में मीडिया में विशेषतः सोशल मीडिया में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा-सा मिस इन्फॉर्मेशन ये फैल रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ इसके बारे में, ये वायरस, ये बीमारी के बारे में हम क्या-क्या जानते हैं, वो थोड़ा-सा आपसे शेयर करें। तो पहली बात याद रखिए, ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले 2001 में डिस्कवर्ड हुई थी नीदरलैंड्स में। अ, इंडिया में फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी 2004 में हमारे पुणे शहर में ही। तब से लेकर के अब तक काफ़ी बार ऐसे आउटब्रेक्स हो चुके हैं मेटान्यूमो वायरस की। कोई भी ऐसे सीरियस आउटब्रेक नहीं हुआ है जैसे कि स्वाइन फ्लू और कोविड में हुआ था। जनरली माइल्ड इलनेस होता है। जनरली बच्चों के क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो बच्चों के जितने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उनमें से अबाउट 10 टू 12% इस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के वजह से हो सकता है। इसकी पीक जनरली 6 से 12 महीने है। 6 से 12 महीने के बच्चों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस होती है। ज़्यादातर केसेज़ में ये माइनर कॉमन कोल्ड के सिम्पटम्स जैसे होते हैं। सीवियर आउटकम्स जैसे कि समझिए ब्रोंकियोलाइटिस यानी लंग के अंदर इन्फेक्शन या न्यूमोनिया होना या अस्थमा का फ्लेयर अप होना, ये हार्डली फिर 5 टू 16% केसेज़ में होता है। हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट अबाउट 3 टू 10% है। एंड एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र के अंदर वो एक्सपोज़ हो चुके होते हैं, एंड बाय द टाइम दे रीच adulthood 90 to 95% have already been exposed to the illness. मूविंग ऑन, इसके आउटब्रेक्स टिपिकली लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में होता है, यानी कि साल के इस टाइम जनवरी टू मार्च ये टाइम रहता है, क्योंकि ये वायरस प्रिफर्स द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में थ्राइव होता है। जो याद रखना ज़रूरी है वो ये है कि इस टाइम में जनरली बाकी वायरल रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी बढ़ते हैं, तो उसके साथ-साथ उसका चलते मेटान्यूमो वायरस भी बढ़ता है। अभी इसके अलावा, ये आउटब्रेक्स के अलावा स्पोरेडिक इन्फेक्शंस बीच-बीच में होते रहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जब आप वायरस को एक्सपोज़ होते हो और जब सिम्पटम्स शुरू होते हैं, उस बीच का वो जो पीरियड है, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 5 डेज़। अभी हुआ क्या है, ये कोविड का चलते हमने जो सब नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन सब अडॉप्ट किया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग वगैरह, हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग वगैरह, तो इसके वजह से इस वायरस का सर्कुलेशन कुछ सालों से कम हुआ था, लेकिन अभी वो सब रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से वापस ये सर्कुलेशन में आ गया है वायरस। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन बिल्कुल कोविड, इन्फ्लुएंजा जैसे ट्रांसमिशन होता है वैसे ही है। वो खाँसने से, छींकने से जो सिक्रीशंस निकलते हैं उससे हो सकता है। क्लोज़ पर्सनल कॉन्टैक्ट यानी किसी हैंडशेक किया, हग किया, किस किया, इससे हो सकता है। कॉमन यूज़ ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने स्पर्श कर लिए, जैसे कि समझिए मोबाइल फ़ोन या कीबोर्ड या टॉयज़ या डोर हैंडल्स, जो जिस पे वो वायरस मौजूद हो, और वो हाथ अगर अनवॉश्ड हैंड्स अगर आपने मुँह को या नाक को ऐसे टच कर लिया हो, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इन्फेक्शन किसको हो सकता है? ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, तो ये ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग को हो सकता है, बट आम तौर पे ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल ग्रुप्स रहते हैं जिनमें इन्फेक्शन थोड़ा-सा सीवियर होने के चांसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कौन होते हैं? ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज, यानी 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं और 65 साल के ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको प्री एक्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ हो, यानी लंग्स में कोई पहले से ही प्रॉब्लम हो, या जिसकी इम्यूनिटी किसी डिज़ीज़ के वजह से या मेडिकेशन की वजह से डिप्रेस्ड हो, समझिए एचआईवी के पेशेंट्स या कैंसर के मरीज़, या जिनको कीमोथेरेपी चल रहे होते हैं, या जिनको कोई स्पेसिफिक इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स चल रहे होते हैं, उनको हो सकता है। जनरली एक सवाल जो पूछा जाता है, ये इन्फेक्शन बार-बार होता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जनरली फर्स्ट इन्फेक्शन के साथ थोड़ा-सा इम्यूनिटी हो डेवलप हो जाता है, तो सेकंड इन्फेक्शन जनरली उतना सीवियर होते नहीं है।
इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? इसके सिम्पटम्स नॉन स्पेसिफिक ही है, जैसे भी आपके इन्फ्लुएंजा में होते हैं, फ़ीवर होता है, सर्दी-खाँसी होता है, गले में खराश, गले में कभी थोड़ा-सा दर्द हो सकता है, किसी-किसी को व्हीज़िंग की प्रॉब्लम यानी साँस लेते वक़्त साँस लेने में दिक्कत हो स्पेशली पहले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। कभी-कभी आवाज़ बैठ जाता है, कभी-कभी मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी कान के अंदर के हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है, रैश निकल सकता है, कंजंक्टिवाइटिस यानी आँखें लाल होना, डिस्चार्ज होना और सीवियर केसेस में ये ब्रेन को अगर इन्फ्लेम कर लिया तो अवेयरनेस का लेवल कम हो जाता है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस में बहुत सीवियर न्यूमोनिया हो तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लेकिन दीज़ आर वेरी, वेरी रेयर प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो डायग्नोसिस कैसे होता है? सपोज़ आपने सिम्पटम्स लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को कैसे कन्फर्म करते हैं कि ये एचएमपीवी ही है? तो करंटली तो आउटब्रेक सिचुएशन अगर हो तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना ज़रूरी है कि ऐसे सिम्पटम्स वाले पेशेंट को दे नीड टू बी स्क्रीन्ड। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, वेदर यू हैव कम इंटू कॉन्टैक्ट विद एनीवन हू हैज़ सिम्पटम्स। अभी डायग्नोसिस इज़ रेस्ट्स ऑन अ टेस्ट कॉल्ड एज़ आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर से आप लोग सब वाकिफ़ हो, ये कोविड के टाइम में हमने सब देखा है, सेम प्रोसीजर है। वो एक स्वॉब लेते हैं, नाक से और गले से स्वॉब लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो आरटी-पीसीआर टेस्ट रन होता है, उससे ये डायग्नोज़ होता है। अभी आज के दिन में ये एचएमपीवी का जो आरटी-पीसीआर है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ पैनल ऑफ टेस्ट। बाकी सब रेस्पिरेटरी वायरसेस एक साथ एक बंडल में होते हैं। तो अभी कोशिश जारी है कि आइसोलेटेड उसका टेस्ट करें। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जैसे कोविड में हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते थे, जो टेस्ट होता था, जो पेशेंट के पास जाके हम बेड साइड टेस्ट कर सकते थे, वैसे करने की कोशिश जारी है। तो जल्द से जल्द डायग्नोसिस करना, एक्यूरेट डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये आउटब्रेक्स मैनेज करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए और ट्रीटमेंट कैसे आप टेलर कर सकते हैं पेशेंट के लिए, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? ज़्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं, सिम्पटम्स अपने आप खुद ब खुद 4 से 7 दिन में रिज़ॉल्व हो जाते हैं। किसी-किसी केस में खाँसी थोड़े दिन लिंगर हो सकता है, स्पेशली अगर पहले की कोई रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ हो तो। ओके, तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली वेरी होता है, वो ओपीडी बेसिस पे करना है या पेशेंट को एडमिट करना है, वो डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्पटम्स, द सिवियरिटी ऑफ द सिम्पटम्स, डिपेंडिंग ऑन द एज या एक्जिस्टिंग कोई डिज़ीज़ हो तो। तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी चेंज होता है फ्रॉम नो ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो यानी कोई सिम्पटम नहीं हो तो कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैक्सिमम आईसीयू तक, अगर बहुत सीवियर निमोनिया हो तो आईसीयू में वेंटिलेटर वगैरह वो सब हो सकता है, बट दोज़ आर वेरी, वेरी रेयर। याद रखिएगा कि एचएमपीवी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन वायरल रेस्पिरेट बाकी के जो वायरल रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो है, जिसके लिए वैक्सीन मौजूद है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, वो आपके बच्चों को दिलाना ज़रूरी है फॉर 2 रीज़न्स। वन इज़ बेसिकली टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सेकंड इज़ वो हेल्थ केयर पे टोटल जो बर्डन आता है, वो कम करने के लिए। इसके लिए एचएमपीवी के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। मेडिकल केयर जो हम देते हैं वो एसेंशियली सपोर्टिव रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रिवेंशन स्प्रेड करना। अभी प्रिवेंशन स्प्रेड, द strategies are the same as that for COVID and swine flu. मैं just briefly I'll just touch on them. One is hand hygiene, washing your hands frequently, sanitizing your hands with an alcohol based sanitizer अगर hand washing नहीं कर सके तो avoid touching your eyes, nose and mouth, especially when your hands are not washed, they are not cleaned properly. Maintain social distance. Use mask when you have symptoms or you are at an at-risk area. आप अगर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो एचएमपीवी के, जो जिसका मैंने जिक्र किया है, तो ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ एंड इन केस यू डू हैव टू गो आउट, ऑलवेज गो आउट वेयरिंग अ मास्क। आपको अगर छींकते खांसते वक्त आपको हमेशा आपका नोज और माउथ कवर करना चाहिए, या तो टिश्यू के साथ, नहीं तो आपके एल्बो के अंदरूनी हिस्से में, और टिश्यू को अच्छी तरह से डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी फैल सकता है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस यानी जिनको सिम्पटम्स नहीं होते हैं, उनको हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? हम आइसोलेशन एडवाइस करते हैं अबाउट 1 वीक के लिए, होलसम न्यूट्रिशियस फूड खाना, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, रेस्ट लेना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, डॉक्टर्स की सलाह लेना अगर आपको कोई सिम्पटम्स डेवलप हो या आपको कोई पहले से कोई बीमारी हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रैक्टिसेस यानी जो मैंने अभी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बताया वो सब अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है।
छोटे बच्चों में व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अगर एसिम्प्टोमेटिक केस हो तो उनको ज़रा क्लोज़ली मॉनिटर, स्पेशली 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं तो उनके ज़रा क्लोज़ली मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। उनकी साँस अगर तेज़ी से चल रही हो या साँस लेने में दिक्कत हो रही हो, अ, पसलियाँ अंदर बाहर हो रही हो, दीज़ ऑल इंडिकेट कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीवियर डिज़ीज़। अगर फ्लूइड इंटेक कम हो रहा हो, यूरिन आउटपुट कम हो रहा हो, बच्चा इरिटेबल हो या नीला सा पड़ रहा हो, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ओके, अभी का जो चाइना में जो हाल ही में जो बीमारी नज़र आया है, उसके बारे में अब हम क्या जानते हैं? अभी देखिए, अब तक जितना जानते हैं हम कि ये अ, अर्ली विंटर, सपोज़ ये पिछले 1-2 महीने से जो चाइना में ये फ्लू लाइक इलनेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये ज़्यादातर करके इन्फ्लुएंज़ा और बाकी के वायरसेस है। HMPV itself accounts for just about 5.6% of all these respiratory illnesses. तो ये सब रेस्पिरेटरी इलनेसेस सिर्फ HMPV नहीं है, बाकी के भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ गए हैं, तो उनमें से 5.6% HMPV की वजह से है। तो चाइना में उनके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम उन्होंने पायलट किया है इन केसेस को ट्रैक करने के लिए, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, कहाँ ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है। वहाँ एक एडवांटेज जो है कि वहाँ 90% ऑफ द हेल्थ केयर इज स्टेट रन। तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या स्टेट रन हॉस्पिटल्स में ही आते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। इन इंडिया अबाउट 70% इज स्टिल इन द प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज डब्ल्यूएचओ अब तक उसको आउटब्रेक डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है? तो एडवाइस यही है कि अगर कोई एरिया में इंक्रीज्ड एक्टिविटी दिख रहा हो, तो फिजिशियन जो उस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन कंक्लूजन आप क्या टेक होम मैसेजेस क्या है? पहली बात तो ये है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एचएमपीवी ये पुरानी वायरस है, ये बहुत सालों से वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया। और पैंडेमिक्स जो होते हैं अब तक जो हुए हैं, वो टिपिकली न्यू वायरसेस से होते हैं, नोवेल वायरसेस से होते हैं, पुराने वायरसेस से नहीं होते हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अ, अफ़वाहों को फैलने से रोकिए, ठीक है? और अफ़वाह पे ठोस सबूत के बगैर अफ़वाह पे विश्वास भी मत रखिए। याद रखिएगा कि ज़्यादातर केसेज़ अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं और क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन जो होता है एचएमपीवी का, वो बाकी आम रेस्पिरेटरी वायरसेस जैसे ही होते हैं, जो कि हम बहुत सालों से ट्रीट करते आ रहे हैं। और अगर उसकी वो इंडिविजुअल को प्री एक्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन नहीं हो, तो कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती अनलेस देयर इज़ सम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अमेरिका में एक वैक्सीन अभी फ़ेज़ 1 ट्रायल में है, लेकिन वो निकलने में तो बहुत साल शायद लग जाएँगे। और लास्टली याद रखिए कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में, वो मज़बूत है एंड इट इज़ इक्विप्ड टू डील विथ एनी आउटब्रेक इफ इट अराइज़ेज़। आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज़ टॉक। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई कमेंट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में करिएगा या प्लीज़ रीच आउट टू अस। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।